नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। देखिए मेरे भाई, ये एक सेक्शन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो कि आप लोगों का सीआरपीसी के सेक्शन जो कि सीआरपीसी का सेक्शन आप लोगों का है 2, जो कि आपके डिफिनीशन के बारे में दिया गया है। जो कि डिफिनीशन मतलब इसका मेन जो है सेक्शन का जो है मेन है डिफिनीशन। अब इसमें आप लोगों को 25 क्लॉज दिए हैं, 25 क्लॉज। यहीं से सीआरपीसी के जो है सारे डिफिनीशन आपको मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ से अदर जो है एडवोकेसी में जा रहे हैं, या आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो आप लोग को भी जानना ज़रूरी है, या आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि यहीं से सीआरपीसी आपकी जो है सारी चीज़ें आपको यहीं से सारी चीज़ें गवर्न हो जाती है। मतलब पूरे सीआर जितना भी डिफिनीशन है सारी चीज़ें यहीं से दी जाती है कि कहाँ इसमें जांच की जाएगी, कहाँ कैसे क्या होगा, कैसे एफआईआर लिखा जाएगा, कैसे क्या, सारी चीज़ें यहीं से सब लोग को चाहिए। आप लोग के शेड्यूल फर्स्ट में ये है, आप लोग के चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है मेरे भाई, ये भी जान लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम उसके जो है 25 के 25 क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, थोड़ा मतलब डिटेल्स में जानेंगे सारी चीज़ें। आप लोग को बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट में उस तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, समझ में आ जाए एक अच्छे तरीके से। डिफिनीशन के बारे में दिया है, परिभाषा के बारे में जिसे हम लोग परिभाषा कहते हैं। डिफिनीशन जो है आप लोग का देखिए सेक्शन नंबर 2 है सीआरपीसी का, जो है आप लोग क्रिमिनल जो आप लोग का प्रोसीजर कोड होता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पुलिस जो है इस पर सारी चीज़ें एक्शन लेती है। तो चलिए देखते हैं, लास्ट तक देखिएगा तभी पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए इन संहिता में जब तक संदर्भ में से अन्यथा अपेक्षित ना हो पूरी तरह, ये सब सारी चीज़ें इसमें दी गई। नंबर फर्स्ट इसमें ए नंबर दिया है जमानती अपराध। ये जमानती अपराध क्या है ये जान लीजिए। का अर्थ है एक ऐसा अपराध जिसे पहली अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, या जो है जिसे किसी जो है अन्य कानून द्वारा लागू होने के समय जमानती बनाया गया है। समझ सकते हैं आप लोग इसकी जो है लैंग्वेज। और गैर जमानती अपराध का अर्थ क्या है? कोई अन्य अपराध। जमानती अपराध ये अपराध होते हैं, ऐसा अपराध जिसे पहली अनुसूची में रखा गया हो, सिंपल सा मतलब ये एक पॉइंट आकर निकल के आ रहा है। और जो है जमानती के रूप में उसे दिखाया गया, दूसरा पॉइंट आ रहा है, या जिसे अन्य कानून द्वारा लागू होने के समय जमानती बनाया गया हो। 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड 3, ये 3 पॉइंट निकल के आ रही इस जो है आप लोग के जमानती अपराध से। अब गैर जमानती अपराध क्या है? तो गैर जमानती अपराध ऐसे कि जो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, कोई अन्य अपराध, वो गैर जमानती होंगे। जैसे आप लोग को नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अब जो चीज़ पॉजिटिव नहीं है वो नेगेटिव ऑलरेडी हो जाएगा, ऐसे ही इसमें कहा गया है। ठीक, सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट निकल के आ रही है, तो इस 3 पॉइंटों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बेयर एक्ट की लैंग्वेज अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगी। देखिए मैं खुद नहीं समझ पा रहा था मेरे भाई, लेकिन मैं कई बार इसको पढ़ा कई तरीके से, और लोगों का क्वेश्चन था सर कि कहाँ से सारी सीआरपीसी ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं इसीलिए डिफिनीशन ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बी नंबर देखिए, चार्ज क्या होता है? चार्ज में चार्ज कोई भी शीर्ष शामिल होता है जब चार्ज में एक से अधिक शीर्ष होते हैं, एक से अधिक लोग जब होते हैं तब जो है ये चार्ज माना जाता है। ठीक, सिंपल सा मतलब। आगे देखिए सी नंबर दिया है 2 का सी, संज्ञेय अपराध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 2 का सी है ये। का अर्थ है एक अपराध जिसके लिए, और संज्ञेय मामला का अर्थ है एक ऐसा मामला जिसमें एक पुलिस अधिकारी पहली अनुसूची के अनुसार या किसी अन्य कानून के तहत लागू हो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। सिंपल सा मतलब इस पे कहा गया है सेक्शन 154 के, ये सब सारे 154 और 156 में जो है आपके 2 में दिया जाएगा। इसके बाद इधर सब सारे उधर ही होंगे आप लोग के सीआरपीसी के। तो इसमें कहा गया है विदाउट वारंट, विदाउट एफआईआर, विदाउट जो है कोई रीजन जो है आपको जो है पुलिस जो है गिरफ्तार कर सकती है। कौन से मामले में? तो आप लोग समझ सकते हैं संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध के बारे में ही दिया गया है, सिंपल सा मतलब। ठीक, इन्वेस्टिगेशन भी आप लोगों के ऊपर पुलिस जो है कार्रवाई भी कर सकती है और गिरफ्तार भी कर सकती है। डी नंबर देख लीजिए आप लोग जो है शिकायत का अर्थ। शिकायत क्या होता है? आप लोग जो है क्लेम, जैसे हम लोग जो कहते हैं शिकायत क्या है, तो शिकायत का अर्थ जो है संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से एक मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से लगाया गया कोई भी आरोप है कि किसी व्यक्ति ने चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराध किया है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। सिंपल सा मतलब कंप्लेन जिसे हम लोग कहते हैं। कंप्लेन आप लोग जो देखिए एफआईआर जो होता है आप लोग जो है
अगर पुलिस के पास कर सकते, पुलिस नहीं सुन रही है तो आप लोग मजिस्ट्रेट के पास जाइएगा। लेकिन जो कंप्लेन होता है, कंप्लेन सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास होता है, ना कि जो है पुलिस के पास। पुलिस के पास कंप्लेन नहीं होगा, ये मौखिक होगा और लिखित होगा। ठीक, यह अज्ञात हो चाहे ना, चाहे जो है ज्ञात हो, अपराध किया है तो उसके खिलाफ जो है आप लोग जो है रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। कंप्लेन कहाँ? आप लोग मजिस्ट्रेट के पास। ठीक, सिंपल सा मतलब। ई नंबर देख लीजिए, उच्च न्यायालय का अर्थ क्या होता है? नंबर फर्स्ट, किसी वासी के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय होना चाहिए पूरी तरह। नंबर बी आप लोगों का दूसरा नंबर, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जिस राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कानून द्वारा विस्तारित किया गया है वह उच्च न्यायालय होता है। सिंपल सा मतलब। तीसरा पॉइंट आप लोग देख लीजिए, किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश के जो है संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अलावा उस क्षेत्र के लिए आपराधिक अपील का उच्चतम न्यायालय। ये सब होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि न्यायालय ज़रूरी है, हर एक स्टेट में ज़रूरी है और हर एक जो है डिस्ट्रिक्ट में भी न्यायालय ज़रूरी है। ठीक, अब ये उच्च न्यायालय है तो आप लोग के जो स्टेट वाइज होते हैं। ठीक, आगे देखिए, ये अब क्या कह रहा है? भारत का अर्थ उन क्षेत्रों से है जहाँ तक ये संहिता फैली हुई है। सिंपल सा मतलब, जहाँ तक ये संहिता पूरी तरह लागू है वहाँ तक पूरा भारत है। अगला देखिए आप लोग का जी नंबर, पूछताछ क्या है? पूछताछ का अर्थ किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा इस संहिता के तहत किए गए मुकदमे के अलावा हर जांच से है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब वो दिया जाए FIR मुकदमे कोई चीज़ हो तभी पूछताछ, तो हर एक जांच से इसका मतलब होता है, मजिस्ट्रेट हो या जो है न्यायालय पूछे। ठीक, मजिस्ट्रेट के अलावा द्वारा आयोजित साक्ष्य के संग्रह के लिए सभी कार्रवाई शामिल है जो इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत है पूरी तरह। ठीक, आई का देख लीजिए, न्यायिक कार्रवाई क्या है? में ऐसी कोई भी कार्रवाई शामिल है जिसके दौरान शपथ पर साक्ष्य कानूनी रूप से लिया जाता है या लिया जा सकता है। सिंपल सा मतलब, साक्ष्य जिसे हम लोग कहते हैं, साक्ष्य शपथ। देखिए अगला देखिए, एफ देखिए, जे देखिए, आई जे के बाद जे देखिए, एक न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय क्षेत्राधिकार का अर्थ स्थानीय क्षेत्र है जिसके भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के तहत अपनी सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या कोई भी शामिल हो सकता है पूरी तरह। राज्य का हिस्सा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। एकदम सिंपल समझ। अगला आप लोग देखिए, महानगरीय क्षेत्र का अर्थ धारा 8 के तहत महानगरीय क्षेत्र होने के लिए घोषित या घोषित समझा जाने वाला क्षेत्र है महानगरीय क्षेत्र, धारा 8 के अनुसार। ठीक, जो महानगर। अगला पॉइंट आप लोग देख लीजिए, ये कहा गया आसंज्ञेय अपराध का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, जिस सिंपल सा मतलब, आसंज्ञेय मामला का अर्थ है ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। बिना वारंट का जो है पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ये आसंज्ञेय अपराध होता है। सिंपल सा मतलब। ये हम देखिए, अधिसूचना का अर्थ आधिकारिक, आप लोग जो आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना है पूरी तरह। आधिकारिक जो होती है, आधिकारिक राजपत्र होते हैं उसमें जो एक प्रदर्शित होती है, प्रकाशित होती है, उन्हें अधिसूचना कहता है। अपराध क्या होता है? देखिए, अपराध का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक हो उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय है, और इसमें कोई भी कार्य शामिल है जिसके संबंध में मवेशी अत्याचार अधिनियम 1881 का एक धारा 20 के तहत शिकायत की जा सकती है। सिंपल सा मतलब। ठीक, अपराध यही है। एक पुलिस स्टेशन देख लीजिए, अगला पॉइंट देखिए, वो एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी में शामिल है जब पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी स्टेशन हाउस से अनुपस्थित होता है या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ होता है, तो स्टेशन हाउस में मौजूद पुलिस अधिकारी ऐसे अधिकारी के रैंक में अगला और कांस्टेबल के रैंक से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है तो कोई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद है पूरी तरह, इसमें मौजूद रहेगा। ठीक, जब कोई पुलिस अधिकारी या कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो सब सारी चीज़ें कही गई हैं। अगला पॉइंट पी देखिए, स्थान क्या होता है? स्थान एक घर, एक भवन, तंबू, वाहन और जहाज शामिल है इसमें स्थान में। अगला पॉइंट देखिए आप लोग जो है, क्यों प्लीजर क्या है? प्लीडर जब किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के संदर्भ में उपयोग किया जाता है कि इसका मतलब है कि उस समय के लिए लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे न्यायालय में अभ्यास करने के लिए और न्यायालय की अनुमति से कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य शामिल है, ऐसी कार्रवाई
है ये, ठीक, सिंपल सा मतलब प्लेजर इसी को कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पुलिस रिपोर्ट का अर्थ धारा 173 की उपधारा 2 के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। अब समझ सकते हैं 173 सेक्शन 173 के क्लॉज नंबर 2 के तहत जो है आप लोग को पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है, जो पुलिस स्टेशन में आप लोग दिखाते हैं, तो इसे जो इसी के धारा के तहत जो मजिस्ट्रेट को शेयर की जाती है, ठीक, जानते रहिए मेरे भाई। ये सब आप लोग देख लीजिए। आप लोग जो है पुलिस स्टेशन क्या है, पुलिस स्टेशन का अर्थ कोई भी चौकी या स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा आमतौर पर या विशेष रूप से पुलिस स्टेशन घोषित किया जाता है और इसमें राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कोई भी स्थानीय क्षेत्र शामिल है, हो सकता है पूरी तरह, ठीक। टी देखिए, निर्धारित क्या होता है, निर्धारित का अर्थ इस संहिता के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है, पूरी तरह ये होती है। लोक अभियोजन क्या है, अभियोजन का अर्थ देखिए धारा 24 के तहत नियुक्त किसी भी व्यक्ति से है और इसमें लोक अभियोजक के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है, पूरी तरह, ठीक, तो पूरी तरह समझ सकते हैं। सब डिवीजन का अर्थ क्या होता है, किसी भी जिले का सब डिवीजन, वही सब डिवीजन है। डब्ल्यू का देखिए संबंध मामले क्या होता है, संबंध मामले का अर्थ होता है अपराध से संबंधित मामला है और वारंट मामला नहीं है। ये वारंट मामला नहीं है, ये अपराध से मामला है, संबंध मामले जिसे हम लोग कहते हैं। वारंट मामला क्या है, वारंट मामले का अर्थ मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामला है। यानी वारंट मामला ये है, 2 वर्ष होना चाहिए या आजीवन कारावास होना चाहिए या इससे अधिक भी होना चाहिए, ठीक, ये मामला। यहाँ प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जो है भारतीय दंड संहिता 1860 के का 45 में परिभाषित किया गया धारा कि क्रम से उस संहिता में उन्हें सौंपा गया, यह अर्थ है इसका मतलब, ठीक, सिंपल सा मतलब। तो 25 इसमें है आप लोग के क्लॉज है, आपको पता चल गया होगा पूरी तरह से, एक एक पॉइंट का एक एक अच्छे तरीके से मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताया, बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है बनाया भी, ठीक। अब आप लोग इस वीडियो में यहीं तक, आप लोग अगर चाहेंगे तो इस पर आप लोग को एक एक सेक्शन ऐसे वाइज जो सेक्शन आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बेकार लग रहा, नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करिए। बाकी मैं LLB वाले स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को तो पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ाऊँगा ही, लेकिन CRPC के सेक्शन जरूरी है। देखिए आप लोग को IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, ये सब एक्ट जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़िंदगी भर काम देगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट के अगर आप लेवल पे जा रहे हैं तो आप एडवोकेट बनना चाहते हैं या आप लोग ऐसे जनरल नॉलेज रखना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है, ये जानिएगा तो आपको कोई जो है कभी जो है बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, ये सब सारे एक्ट है, ठीक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।